हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल की सीरीज में हम 1857 के विद्रोह का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम इस विद्रोह की सफलता के कारणों एवं इसके परिणाम पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1857 का विद्रोह इतिहास के पन्ने में दर्ज एक ऐसा तूफान था जिसने आजादी की लड़ाई में जोश और जुनून की न केवल एक नई पटकथा लिखी बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस विद्रोह की राख से एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसने आने वाले समय में भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था बल्कि एक युग का अंत और एक नए युग का शुरुआत भी था। यह विद्रोह इस दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक रहा कि इसने हमें यह सिखाया कि कैसे कोई एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान की नई इबारत तैयार करता है। विद्रोह की सफलता पर चर्चा करते हुए हम यहां पर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन की सैन्य शक्ति और संगठनात्मक क्षमता ने भारतीय सैनिकों को न केवल परास्त किया बल्कि भारतीय समाज में एकता एवं संगठन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। लेकिन सबसे दिलचस्प परिवर्तन विद्रोह के परिणाम में नजर आया। अब कंपनी राज खत्म हो गई और यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। साथ ही साथ एक रोचक तथ्य यह भी कि अब भारतीय समाज भविष्य में होने वाले बदलावों को आत्मसात करने के लिए भी प्रस्तुत हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम इस विद्रोह की सफलता के कारणों एवं इसके दूरगामी परिणामों पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस तथ्य का अवलोकन भी करेंगे कि कैसे इस विद्रोह ने भारत के भाग को नया मोड़ दे दिया। आइए दोस्तों, अब इस सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। 1857 का विद्रोह सफल हो गया क्योंकि इसने अपने तात्कालिक उद्देश्य को पूरा न कर पाया। और सफलता के कारण पर आप जाएंगे तो सबसे जो वाइटल कारण मिलेगा वो केंद्रीय नेतृत्व और संगठन क्षमता में व्यापक अंतर। यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। यहां पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और उधर लॉर्ड कैनिंग। दोनों के व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा अंतर था। दोस्तों, एक तथ्य यहां पर आप ये गौर करें, आप यूपीएससी का जब पुराना क्वेश्चन पलट कर देखेंगे तो इस सेगमेंट से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। हम पहले भी बता चुके हैं कि कथन और निष्कर्ष वाला जो सेगमेंट है उसका उत्तर आप तभी अच्छा से दे पाएंगे जब आप विषय वस्तु का पूरा जानकारी रखेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि इस सेगमेंट में हम विषय वस्तु को अच्छा से समझाएं। आप गौर भी करेंगे कि समझाने के क्रम में आपका अच्छा जो रिविजन भी हो जाएगा, जो पहले पढ़े हैं उसका अच्छा से यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो और दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि हम फैक्ट्स जो इसमें आएंगे उसको तो हम लिखाएंगे ही लिखाएंगे, लेकिन हमारे बोलने के क्रम में, समझाने के क्रम में अगर कोई आपको ऐसा लाइन लग जाए कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट्स में अवश्य लिखिएगा। अब आइए इसके व्यक्तित्व का तुलना कीजिए। लॉर्ड कैनिंग एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। इसका हम दो उदाहरण देंगे। देखिए, कैनिंग साहब इलाहाबाद में एक कैंप तैयार किए थे, आपातकालीन कैंप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां तैयार हुआ था? इलाहाबाद में आपातकालीन कैंप। आज का प्रयागराज हो गया आपातकालीन कैंप। इसको भी आप लिख लें नोट्स में। ये कैंप आज का जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो जैसे बाढ़ वगैरह में आप देखिएगा शिविर लगता है, वहां पर खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। ठीक उसी तर्ज पर इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन कैंप लगाया था कि भारत में रहने वाले अंग्रेज जिनको दिक्कत हो रही है वो परिवार बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। उनको रहने खाने सुरक्षा पूरा का पूरा तंत्र ब्रिटिश सरकार में लगा रही थी, खर्च कर रही थी। तो आप वहां पर देखिएगा कि दो बार ऐसा हुआ। एक बार लखनऊ में आउटरम साहब खबर भेजे कि यहाँ पर आप जल्द से जल्द सेना को भेजिए, नहीं तो यहाँ पर सारे अंग्रेज मारे जाएंगे। उस वक्त कॉलिन कैंपबेल और जेम्स नील के नेतृत्व में सेना आपातकालीन कैंप की सुरक्षा करने के लिए जा रही थी। उसको बीच रास्ते से लखनऊ भेज दिया गया। और इसी टाइप का एक और उदाहरण आपको विंसेंट आयर के नेतृत्व में हुआ था। जब जगदीशपुर ये बाबू कुंवर सिंह आरा फतह कर लिए थे तो कैनिंग को खबर मिलती है कि आरा को जीत लिया गया है। तो विंसेंट आयर के नेतृत्व में जो आपातकालीन कैंप में जा रहे थे इसको वापस बीच रास्ते से लौटा दिया गया जगदीशपुर की तरफ। तो कहने का भावार्थ ये है कि एक रणनीति थी कि भाई कब क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। इसका पूरा का पूरा अभाव आप इधर देखेंगे। इधर इस टाइप का कोई रणनीति नहीं था कि बहादुर शाह जफर कोई खबर किसी प्रांतीय नेतृत्व को भेज रहे हैं, नाना साहब या अजमुल्ला को खां को या बेगम हजरत को ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं आप ऐसे कर लें, यहाँ पर सेना को भेजें। इस टाइप की कोई रणनीति आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी।
दूसरा देखिए, लॉर्ड कैनिंग उस वक्त 45 से 46 वर्ष के थे, जबकि बहादुर शाह जफर 80 वर्ष के थे। तो ये काफी ऊर्जावान थे एज के लिहाज से। बहादुर शाह जफर अंग्रेज से 1 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे, तो आप समझिए वो कितना वो लड़ पाएंगे। तो बख्त खां आते हैं तो शुरुआत में तो ये मानने से इनकार कर दिए, फिर जनरल बख्त खां के समझाने पर वो तैयार होते नेतृत्व करने के लिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। इसके बाद ये इनका संगठन 100 वर्ष का संगठन था लॉर्ड कैनिंग का। आप देखिए लंदन में आपको BOD और BOC मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप समझते चलिए इस तथ्य को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर होते थे और इनका काम यह था जो कंपनी का शेयर धारक था उसमें से चुने जाते थे 24 मेंबर। और तो उनका पूरा निजी हित लगा रहता था कि इस उपनिवेश को बचा कर रखना है। उसके बाद एक BOC था जिसमें 6 मेंबर होते थे, ये सरकारी मेंबर होते थे। ये ब्रिटिश सरकार के सरकारी आदमी थे जो कि कंपनी के माध्यम से अपनी पॉलिसी लागू करते थे। इसके नीचे भारत में देखिए गवर्नर जनरल, इसके बाद प्रांतीय गवर्नर होता था। तो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी का एक मैकेनिज्म था ऊपर से नीचे तक। इस टाइप का इधर आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर रहा केंद्रीय नेतृत्व में कि जो व्यक्तित्व का एक अंतर जो कह सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा। और संगठन का भी यहाँ पर संगठन था ही नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर पूरा 100 वर्ष का संगठन था, एक लंबा अनुभव था 100 वर्ष का। इसके बाद दोस्तों हम प्रांतीय नेतृत्व का भी हम अध्ययन करेंगे कि प्रांतीय नेतृत्व में कैसे क्या सब हुआ। यहाँ पर अंग्रेजों का देखिएगा कि आपको ब्रिटिश अधिकारी या सैन्य अधिकारी कितने रणनीतिकार निकलेंगे और वो भी अंतर देखेंगे। लेकिन इस विषय वस्तु से अलग एक लॉर्ड कैनिंग का हम व्यक्तिगत जिंदगी थोड़ा बताना यहाँ पर चाहेंगे, रुचिकर है। लॉर्ड कैनिंग 1812 में ये जन्म लिए लंदन में। 1800 बहुत कम वर्ष जिए हैं, 50 वर्ष जिए हैं, वहां से उनकी मौत हो जाती है। जब विद्रोह हो रहा था तो बताएंगे 45-46 वर्ष के थे। इनके पिताजी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन के लिए रहे, जॉर्ज कैनिंग उनका नाम था। जब ये भारत में रह रहे थे तो इनका एक मृदुल चरित्र भी उभर कर सामने आया। ये विद्रोह के टाइम में तो ये काफी कठोरतम कार्रवाई किए, लेकिन जब विद्रोह समाप्त हो गया तो यहाँ के विद्रोहियों के प्रति काफी उदार हो गए और बहुतों को इसने माफ कर दिया। इस कारण लंदन में जो ब्रिटिश अधिकारी थे या इनके जो आलोचक वगैरह थे, इनका नाम रख दिए थे क्लीमेंसी कैनिंग। इसको आप नोट्स में लिख लें, हो सकता है परीक्षा में पूछ भी दे। क्लीमेंसी कैनिंग किसे कहा जाता है, नोट्स में इसको लिख लें आप। क्लीमेंसी कैनिंग कहा गया क्यों? तो विद्रोहियों के प्रति उदारता के कारण और वहां के लंदन में ब्रिटिश जो अधिकारी वगैरह थे, कलीग वगैरह थे, वो नाम ये दिए थे क्लीमेंसी कैनिंग का। एक मृदुल चरित्र इनका उभर के सामने आया। दुर्भाग्यवश आपको नवंबर 1861 में इनकी पत्नी की मौत मलेरिया से हो जाती है, लेडी कैनिंग की। और ये उस पत्नी के मरने के बाद ये इतना टूट सा गया कि इन्होंने कहा कि हम अब नौकरी नहीं करेंगे। और इनका समाधि भी ये जो आप बनाया तो बैरकपुर में बनाया। लेडी कैनिंग हुगली नदी के किनारे टहलने जाती थी बैरकपुर के पास, तो वहीं पर उनका ये समाधि बनाया। बाद में उनका समाधि का स्थानांतरण हो गया कोलकाता में ही, सेंट जॉन्स में, आज भी है वहां पर समाधि। सेंट जॉन्स जो चर्च है वहां पर है। कहा जाता है कि ये इतने टूट से गए थे कि इसके बावजूद भी ये लास्ट मार्च तक रहे, मार्च 62 तक इंडिया में। और प्रत्येक दिन सुबह शाम अपनी पत्नी की समाधि और या कब्र पर ये जाते थे, डेली जाते थे। और जब अप्रैल में वो लंदन वापस गए तो वहाँ के इतिहासकार लिखते भी हैं कि ये पत्नी वियोग में वहाँ पर बहुत कम दिन जी पाए, 2-3 माह, जून के आसपास, जून 62 में इनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। तो लॉर्ड कैनिंग बहुत मृदुल स्वभाव के भी रहे हैं। तो इनका एक चरित्र था, विषय वस्तु से थोड़ा हट के था, लेकिन लगा कि हाँ बताना चाहिए तो हमने इसे बताया है। अब सेकेंड पॉइंट पर आएंगे, प्रांतीय नेतृत्व पर। इसको निकाल देते हैं, क्या अगला आए दोस्तों। अब 1857 के विद्रोह की असफलता में दूसरा पॉइंट को समझते हैं, प्रांतीय नेतृत्व। सबसे पहले इसमें हम नाम जान जाते हैं, इसके बाद जाकर हम अध्ययन करेंगे कि ये किस तरह से एक महत्वपूर्ण कारक रहा असफलता के लिए। भारतीय जो प्रांतीय नेतृत्व था इसमें क्या सब कमजोरियां रह गई। तो सबसे पहले आप नाम जान जाए। देखिए बंगाल में उस वक्त जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसमें सर फ्रेडरिक हॉलिडे, उत्तर पश्चिम प्रांत में जॉन रसेल कॉलवी,
आप यहां पर लिखे कि इनकी मृत्यु हो जाती है आगरा में। दोस्तों, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि विद्रोह के दौरान जो सब ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो जाती है या मृत्यु हो गई है, उनका नाम आप एक जगह अवश्य जमा कर लें, कलेक्ट कर लें। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मिलाने के लिए भी देगा, उसमें जगह का भी नाम आप रखें, कहां पर हुआ इनकी मौत। ये आपको मिलाने के लिए कई बार पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में इनकी मौत हो जाती है जॉन रसेल कॉल्विन की। और यहां पर तब बाद में एडमंड लिख लेना आप, एडमंड वाल्टर मनी आते हैं, ये भी आप नाम लिख लें, एडमंड वाल्टर मनी आते हैं। पंजाब में तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सर जॉन लॉरेंस, जो फर्स्ट सेगमेंट में बताए थे कि इन्होंने ही सैनिक विद्रोह कहा है। इन्हीं का भाई अवध में सर हेनरी लॉरेंस, इनकी भी मृत्यु हो जाती है लखनऊ में। इनकी मृत्यु लखनऊ में होती है, बता चुके हैं आप। जो लखनऊ वाला जो फैलाव जो का चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे, सेकंड सेगमेंट शायद होगा, उसमें हम ये बता चुके हैं हेनरी लॉरेंस, इनकी मृत्यु हो गई है। ये दोनों भाई थे, आईसीएस अधिकारी भी थे, पहले भी बता चुके हैं। बम्बई में लॉर्ड एल्फिस्टन, इनका रोल बहुत अच्छा रहा है। लॉर्ड एल्फिस्टन ये विद्रोह शुरू होने से पहले ही दमन कर दिए, इसलिए आप देखिएगा बम्बई में बहुत ज्यादा नहीं फैला है। आपको यूपीएससी का एक पुराना क्वेश्चन भी मिलेगा कि वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है 1857 के विद्रोह के दौरान जहां पर विद्रोह शुरू होने से पहले ही दमन कर दिया गया था। तो बम्बई, उसका पूरा का पूरा श्रेय लॉर्ड एल्फिस्टन को जाता है। मद्रास में देखिए लॉर्ड हैरिस थे, मेजर हैरिस, इनका भी रोल बहुत अच्छा रहा। मद्रास में ज्यादा फैलने नहीं दिए। तो देखिए ब्रिटेन में जो ब्रिटिश अधिकारी थे कितने सक्षम थे, या तो उन्होंने पहले ही रोक लिया, जैसे बम्बई में पहले रोक लिया, मद्रास में, पंजाब में, ये तीन जगह होने ही नहीं दिया। अवध में भी देखिए हेनरी लॉरेंस शुरुआत में कोशिश जरूर किए, लेकिन बाद में फिर इनकी मृत्यु ही हो जाती है। तो बाद में फिर कैंपबेल आके यहाँ पर बचाते हैं। अब देखिए सैन्य अधिकारी में देखिए, सैन्य अधिकारी में देखिए इनका रोल क्या रहा है। जॉन निकलसन और हडसन, निकलसन की भी मृत्यु हो जाती है, आप लिख लें यहाँ पर। और हडसन का रोल बहुत अच्छा रहा और इन्होंने दिल्ली को बचाने में इनका रोल यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है हडसन का। कानपुर में देखिए व्हीलर साहब, मृत्यु हो जाती है, व्हीलर की हत्या हो जाती है, याद रखिएगा। बाद में यहाँ पर कैंपबेल आते हैं। कैंपबेल आप देखिएगा पूरे सैन्य अधिकारी में बता भी चुके हैं, कैंपबेल का रोल बहुत अच्छा रहा है ब्रिटिश की तरफ से। कानपुर और लखनऊ ये दोनों जगह बहुत अच्छा इनका रोल रहा कैंपबेल का, नहीं तो निकल भी सकता था, विद्रोही के हाथ में आ जाता। तो कैंपबेल, इसके बाद जाके लखनऊ में तो बताया कि वहां पर ऑफिसर की सूची ही लग गई थी। हेनरी लॉरेंस इनकी मृत्यु हो गई। हैवलॉक आते हैं, उसके बाद ऑट्रम आते हैं, तब जाके कैंपबेल और नील आते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा हैदरी भाई का भी बताए थे कि रोल रहा है। हैदरी भाई जासूसी का बहुत अच्छा है, ये बेगम हजरत महल को देती थी। तो कैंपबेल, ये हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, ऑट्रम, कैंपबेल, नील। झांसी में ह्यूरोज, जिन्होंने बोला था क्या कि सभी मर्दों में एक यही मर्द है झांसी। विंसेंट आयर और टेलर, विंसेंट आयर और टेलर। एक और नाम लिख लीजिए, जनरल डगलस। बनारस में ऑनसेल, कर्नल ऑनसेल, नाम याद रखिएगा। ये आपको मिलाने वगैरह के लिए भी दे सकता है, जानकारी के लिए तो है ही, आप तुलना भी कर सकते हैं कैसे यहाँ पर इतने मजबूत सक्षम अधिकारी थे। भारत में आप देखिए, भारत में देखिए दिल्ली में बख्त खां मारे चले जाते हैं। हालांकि बख्त खां लेकिन जब तक जिंदा रहे ये वास्तविक कमांडर यही थे। बहादुर शाह जफर तो नाम की की राजनीति से बिल्कुल सीमित हो गई थी, तो बख्त खां का भी बहुत अच्छा रोल रहा। कानपुर नाना साहब, अजमुल्ला खां, तात्या टोपे। लखनऊ बेगम हजरत महल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई।
आरा बाबू जगदीश कुंवर सिंह, तो ये लोग, लेकिन आप गौर कीजिएगा इन लोगों में से सबका एक ना एक व्यक्तिगत हित था। जैसे बेगम हजरत महल अपने पुत्र ब्रजेश कादिर को बनाना चाह रहे थे नवाब। नाना साहब इनको था कि मुझे पेशवा का पोस्ट मिल जाए और पेंशन मिल जाए, इसके लिए अजमुल्ला खां को लंदन तक भेजे थे। तो एक सब अपना अपना एक रोल था। रानी लक्ष्मीबाई इनका भी था कि एक जो दत्तक पुत्र ये ली थी उनको राजा मान लिया जाए, राजा मान लिया जाए। तो इस तरह से सबका एक व्यक्तिगत हित था। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा जितना आप अधिकारी दिख रहे हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत हित नहीं था, पूरे राष्ट्रीयता का भाव था यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर रहा कि प्रांतीय नेतृत्वकर्ता में, जो कि ये लोग काफी आगे हो गए और भारत का जो मान लीजिए प्रांतीय नेतृत्वकर्ता था उनका एक कमजोर चरित्र रह गया। तो ये अंतर रहा जिसके कारण जाके 1857 में सफलता का ये मूल कारण बन गया। तो ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट पर हम जाते हैं। आइए दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता में तीसरा पॉइंट को समझते हैं, सहभागिता। पूरे देश में किन किन वर्गों की सहभागिता थी? देखिए लगभग पूरे देश में हर वर्ग, जो किसान, दस्तकार, मजदूर हैं, इनका सहभागी इसमें रहे। लेकिन कुछ वर्ग, जैसे कुछ वर्ग में आपको हम बता रहे हैं कि नौकरी पेशा, ये तटस्थ रहे। नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, बड़े स्तर पर जमींदार, देसी राज, ये सब तटस्थ रहे। आप लिख लेंगे, ये सब तटस्थ रहे। इनको क्रांति से जोड़ा नहीं जा सका। ऐसा कोई मैकेनिज्म ये भी नहीं लोग कोई विकसित कर पाए, अपने भावना को दलित नहीं कर पाया कि इन लोगों को क्रांति से जोड़ दिया जाता। तो ये लोग तटस्थ रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी राजा थे जो कि अंग्रेजों को बहुत अच्छा समर्थन दिए। अंग्रेजों के थोड़ा विवादास्पद भी है ये। भारतीय इतिहासकार में से कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि उन लोगों की ये ऐसी परिस्थिति आन पड़ी थी कि उनको अंग्रेजों का साथ देना पड़ा। तो इसलिए इसको बहुत हद तक आप गद्दार वगैरह भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत एक संकुचित शब्द है गद्दार, इसलिए आप उस शब्द का इस्तेमाल ना करें। एक विवादास्पद चरित्र रहा है। इतिहासकार का एक मत है कि ये उनकी ऐसी परिस्थिति आ पड़ी, उन्हें सिर्फ ये मान के चलें कि इनको क्रांति से जोड़ा नहीं जा सका। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है, और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है फैक्चुअल में, तो आप हम नाम यहाँ पर देते हैं। ग्वालियर में देखिए दिनकर राव प्राइम मिनिस्टर थे, वहां के राजा थे जयाजी राव सिंधिया। ये पूरा समर्थन किया था अंग्रेज का। ये वहां के महाराजा थे जयाजी राव सिंधिया। यहां तक कि लॉर्ड कैनिंग का एक लाइन अगर यहाँ पर आप लिख लें, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया ने साथ ना दिया होता तो अंग्रेजों को बहुत जल्द ही भारत से वापस आना पड़ता। ये स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इसको लिख लें। ये इनका कथन है, लॉर्ड कैनिंग ने बताया था, कहा था। तो ये आप नोट्स में लिख लें। सिंधिया ने, अगर सिंधिया ने साथ नहीं दिया होता तो अंग्रेजों को भारत बहुत पहले ही छोड़ के जाना पड़ता। हैदराबाद में देखिए सलार जंग, ये प्राइम मिनिस्टर थे और वहां के नवाब थे नासिर उद्दौला, इन्होंने भी अंग्रेज का साथ दिया था। सलार जंग और प्राइम मिनिस्टर और नवाब नासिर उद्दौला। नेपाल चलिए, नेपाल में भी जंग बहादुर राणा पीएम थे और सुरेंद्र विक्रम शाहदेव राजा थे, इन्होंने भी अंग्रेज का साथ दिया था। सुरेंद्र विक्रम शाहदेव। भोपाल की बेगम सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम उस वक्त की महिला ये थी, बेगम थी सिकंदर जहां बेगम। पटियाला में देखिए नरेंद्र सिंह, नाभा में देखिए भगवंत सिंह, जिंद में स्वरूप सिंह, कश्मीर में रणवीर सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसे क्रांति से जोड़ा नहीं जा सका। तो इतने इतने राजा का साथ देने से जाहिर सी बात है एक पक्ष जरूर कमजोर हो गया होगा। इसके कारण भी ये सहभागिता का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो हम लोग असफल हो गए। आइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कारण में संसाधन का पॉइंट को हम समझते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जब सहायक संधि किए तो यहाँ की जो देसी रियासतें थी वो अपना सैन्य गतिविधि बिल्कुल ठप सा कर लिया। इसके कारण, क्योंकि यहाँ के राजा को तो लगता था कि अब सैन्य जो संचालन हो तो ब्रिटिश लोग कर ही रहे हैं, तो फिर क्या जरूरी है कि यहाँ पर हम आयुध कारखाना वगैरह खोलें या फैक्ट्री वगैरह खोलें। इसके कारण हम लोगों की डिपेंडेंसी
परंपरागत जो हथियार होते हैं, तीर, धनुष, भाला वगैरह पर रह गया। लेकिन इसके बरक्स ब्रिटेन लोग जो थे वो अपना सैन्य संचालन को काफी बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, 1857 का विद्रोह का जो तात्कालिक कारण रहा है एनफील्ड राइफल, जिसमें प्रतिबंधित जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था कारतूस में, वो एनफील्ड ब्रिटेन में एक जगह का नाम है, उसी जगह के नाम से राइफल का नाम पड़ा था, रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री एनफील्ड। इस जगह के नाम पर उस राइफल का नाम एनफील्ड राइफल पड़ा था। और उलविच शस्त्रागार, यहां से ये लोग मंगवाते थे अपना कारतूस वगैरह। यहां तक कि जब विद्रोह के दौरान, ये आप नाम लिख लें, ये आप नाम लिख लें, और ये भी याद यहाँ पर ब्रैकेट में आप दे दें, इसी नाम पर आधार पर एनफील्ड राइफल का नाम पड़ा था, जो तात्कालिक कारण रहा 1857 के विद्रोह का, वो यहाँ पर लिख लें आप नोट्स में। और उलविच शस्त्रागार यहाँ से आता था। तो यहाँ तक कि विद्रोह के दौरान यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे नाना साहब वगैरह, बाबू कुंवर सिंह के पास तो माना जाता है कि कुछ इन्होंने ब्रिटेन लोगों का ही हथियार छीना था, नहीं तो इन लोगों के पास से परंपरागत ज़्यादा हथियार था। ये लोग घटने के बाद तुरंत लंदन से मंगवा लेते थे, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, हम लोग का एक बहुत ही कमजोर पॉइंट रह गया। तो संसाधन, इसके अलावा भी आप देखिएगा रेल, डाक, तार, ये समय भी पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिए थे अंग्रेज उस वक्त तक, तो वहाँ पर ये अपनी पूरा का पूरा एनर्जी इफोर्ट कर रहे थे। जबकि ये भी हम लोग का एक कमजोर पक्ष रहा कि अब रेल कोई सामान को मान लीजिए सैन्य उपक्रम के रूप में हमको पहुंचाना है, तो रेलवे का तुरंत इस्तेमाल कर लेते थे, हम लोग तो नहीं कर पाते थे। इस कारण भी हम लोग यहाँ पर असफल हो गए। इसके अलावा भी आप देखिएगा अन्य पॉइंट भी रहा है, जैसे उद्देश्य हम पहले भी बता चुके हैं। उद्देश्य यहाँ पर अलग अलग था, यहाँ पर उनका राष्ट्रीय उद्देश्य था और हम लोगों का जो उद्देश्य था उसमें सबका एक व्यक्तिगत हित जुड़ा था, पहले भी इस पॉइंट को कह रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट रहा जो कि असफलता का कारण रहा है। तो अब हम दोस्तों इसके परिणाम पर भी अब जाते हैं, इनके क्या सब परिणाम हुए। आइए दोस्तों अब 1857 के विद्रोह के परिणाम पर नजर डालते हैं। विद्रोह के जस्ट बाद जो परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन आया और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा आया। इसको लाया गया भारत शासन अधिनियम 1858। कब लाया गया? 1 नवंबर 1858 को। ये इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, उसके दरबार में पढ़ाया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। आप लिखते चलेंगे सब नाम, ये सब नाम आपको परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आपको मिलेगा कि किसने पढ़ा, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहां पर? इलाहाबाद में। इसको विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी बोलते हैं। इतना ही नहीं, इसका एक और नाम है, भारतीय जनता का मेग्ना कार्टा इसको बोला गया ब्रिटेन की तरफ से, भारतीय जनता का मेग्ना कार्टा, ये भी पूछा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप नोट्स में लिख लें। 1 नवंबर 1858 को लागू किया गया, इलाहाबाद प्रयागराज के दरबार में पढ़ा गया, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इसको विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी बोला जाता है और इसको भारतीय जनता का मेग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसमें क्या सब हो, वो सब पॉइंट को आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अब कंपनी राज यहाँ पर खत्म हो जाती है और ब्रिटिश सीधे शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर हो गया कि अब गवर्नर जनरल पोस्ट समाप्त हो गया, वायसराय एक नया पोस्ट बना। आप ये सब चीज लिखते चले, गवर्नर जनरल पोस्ट समाप्त हो गया, वायसराय नया पोस्ट बना, लेकिन व्यक्ति वही रहा, लॉर्ड कैनिंग। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बोलते हैं। तो वायसराय का हो गया। दूसरा देखिए, लंदन में पहले से जो विद्यमान था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको निदेशक मंडल, इसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा देखिए, लंदन में भारत सचिव का एक पोस्ट बनाया गया, भारत सचिव। ये कैबिनेट का सदस्य होता था, यानी वहां का मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। आप ये सब चीज लिख लेंगे, सब चीज पूछता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, पूछ सकता है किसके प्रति उत्तरदायी था। इसकी सुविधा के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई, उसको भारत परिषद बोला गया। भारत परिषद बोला गया। 15 सदस्य मेंबर होते थे इसमें, इसकी काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ इंडिया इसका अंग्रेजी में बोलते हैं, भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 सदस्य।
इसमें 8 सदस्य जो थे, 8 सदस्य, ये ब्रिटिश क्राउन इसको नियुक्त करता था, 8 सदस्य को ब्रिटिश क्राउन, और 7 सदस्य को जो पूर्व कंपनी का जो पूर्व डायरेक्टर होता था वो करता था, कंपनी का पूर्व डायरेक्टर। 8, 7, 15। इसमें अपना क्राइटेरिया था कि 10 वर्ष जो भारत में रह चुका हो, 10 वर्ष कंपनी में काम किया हो, उन लोगों को बनाया जाता था। क्राइटेरिया लिखने की जरूरत नहीं, आप यही समझे। 15 मेंबर होते थे काउंसिल ऑफ इंडिया में, 8 क्राउन नियुक्त करता था और 7 कंपनी के पूर्व डायरेक्टर करते थे। अब देखिए, गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई। गोद वाला जो निषेध था वो प्रथा समाप्त हो गई। सेना में देखिए, पहले 5:1 था अनुपात, अब वो अनुपात 2:1 को रखा गया, 2:1। इतना ही नहीं, पॉइंट वाइज आप लिखते चलिए दोस्तों, पॉइंट वाइज आप लिखते चलिए, क्रमवार रूप से लिखें। हमको तो जहां जगह मिलता है लिख देते हैं, आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा कि आईसीएस जो प्रतियोगिता परीक्षा है, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा, आईसीएस अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारण किया गया, यानी योग्यता के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा, योग्यता को मानक बनाया गया। और पॉइंट लिखे, धार्मिक और सामाजिक रूप से, यहां पर लिखते हैं, आप नोट्स में क्रमवार ढंग से लिखेंगे दोस्तों। धार्मिक और सामाजिक रूप से जो बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो पॉलिसी लाया। और सभी पॉइंट है, जैसे कि आप लिख सकते हैं पूंजी इन्वेस्ट, जैसे करना, निवेश करना, इसको बढ़ाया गया। रेलवे में, डाक में, तार में, इस पॉइंट को भी आप लिख लें। पूंजी निवेश वाली जो इकाई थी, यूनिट थी, उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा देखिए, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, वो भी आप लिख लें पॉइंट में। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, कथन, निष्कर्ष वगैरह में ये सब समझने के लिए आपको डाल सकता है। सकारात्मक प्रभाव, भारत में देखिए राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यहां से राष्ट्रवाद का उदय। इतना ही नहीं, आप यहां के बाद देखिएगा बहुत सारी पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चमक गया कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी की सोच का उपज था ये। यहीं से देखिएगा आप बहुत सारा जमींदार की पार्टी भी, हम सब चीज बताएंगे अभी, किसान वगैरह की पार्टी की भी स्थापना होने लगी। तीसरा देखिए, सामाजिक स्तर पर भी बदलाव के प्रति एक सकारात्मक सोच बना, सामाजिक स्तर पर सकारात्मक सोच बना, लोग आगे की ओर सोचने लगे। आधुनिक विचार का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये सब परिणाम हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम 1857 के विद्रोह के असफलता और परिणाम दोनों को समझे। हम आज का सेगमेंट यहीं पर खत्म करते हैं। इसी के साथ साथ ये सीरीज भी हम खत्म करते हैं, 1857 का विद्रोह। फिर आगे के पॉइंट में हम जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।